नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संघ एक बैठक करने जा रहा है। 21 तारीख से बैठक शुरू हो जाएगी। उस बैठक में जेपी नड्डा की एंट्री होनी थी। जेपी नड्डा को शामिल होना था, जो परंपरा चली आ रही है उसके मुताबिक। लेकिन संघ ने ऐसी नाराजगी दिखाई है, कहते हैं वीटो लगा देना, वीटो लगा दिया, का नो एंट्री। जेपी नड्डा के लिए नो एंट्री और मोदी शाह दोनों के लिए एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि नड्डा की जगह कोई और नाम तलाशो, कोई और नाम देखो। और वक्त सिर्फ 21 तारीख तक का है। 21 भी नहीं, 20 तारीख तक का है। 5 तारीख आज है, 5 मार्च। 20 मार्च तक आप नड्डा की जगह दूसरा व्यक्ति तलाश लो और उसे आप 21 तारीख को 21, 22, 23 में भेज दो। 21, 22 में भेजो। नड्डा नहीं चले। ये पूरा मामला क्या है? दरअसल संघ के भीतर और भाजपा के भीतर दोनों जगहों से खबरें कहां से आई हैं, क्या है, ये पूरी रिपोर्ट लेकर के संतोष आए। मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं, संतोष को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम। संतोष के पास ये खबरों का सबसे अच्छा, बड़ा स्रोत होता है। स्वागत है संतोष आपका। इस वजह से होता है कि करीब करीब 2 दशक के आसपास भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हो गया संतोष। संतोष ने नागपुर संघ मुख्यालय से लेकर के दिल्ली भाजपा और भाजपा के अधिवेशन, वो गोवा में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे नॉर्थ में हो, कहीं भी हो, वहां पर बकायदा जो है दिल्ली ब्यूरो के रूप में, दिल्ली संवाददाता के रूप में और बीजेपी बीट को कवर करने वाले संवाददाता के रूप में वो देश के किसी भी कोने में भाजपा से जुड़ी गतिविधियां हुई तो ये जाते रहे। हमारी टीम में भी बहुत वक्त तक मेरे साथ रहे हैं, तो उस दौर में भी जाते रहे हैं। इसलिए भाजपा कई बार, इसलिए मैं ये सब बताता हूं क्योंकि कई बार दरअसल कहते हैं अरे आपको बताया किसने, बैठे बैठे आपको सपना आ गया। दरअसल होते हैं लोग, उनको कहना, उनके कहने पर एतराज नहीं है मुझे। लेकिन ये खबरें जब आती हैं, ऐसी खबरें, दर्जनों खबरें महीने भर में पोर्टल्स पे लग जाती हैं, जिन खबरों को न्यूज लॉन्चर पहले ब्रेक करता है, वो बाद में पोर्टल्स पर और बाकी चैनलों पर लगती है। तो वहां से संतोष के पास ये खबरें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर से लेके संघ के भीतर तमाम ऐसे लोग हैं जो उच्च पदस्थ हैं, ऊपर की कुर्सियों पे बैठे हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं बैठ सकते, लेकिन पत्रकारों के साथ ऐसे संबंध होते हैं कि वहीं से खबरें आती हैं। अब सीधा संतोष के पास में चल रहा हूँ। संतोष, ये क्या है? मामला संघ की बैठक का मामला और जेपी नड्डा को नो एंट्री। नड्डा की नो एंट्री पर इसलिए मेरे मन में सवाल है कि नड्डा कि कोई राजनैतिक रूप से मैं हैसियत नहीं मानता। वो तो हम आप निजी चर्चा करते हैं तो भी यही बात होती है कि नड्डा मतलब क्या? वो नड्डा मतलब वही कि जो मोदी शाह कहे उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए चलो आगे चले गए। तो नड्डा को मना क्यों किया? इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है क्या संघ का? क्या है ये पूरा मामला? देखिए आशीष जी, बिल्कुल सही आपने कहा। शुरुआत में पहले न्यूज़ लॉन्चर के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और शुरुआत करने से पहले हमने कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी आशीष जी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तारीख पर तारीख देते हुए चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर गए और कायदे से राजीव कुमार को भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करके जाना चाहिए था, नहीं गए। ज्ञानेश कुमार आ गए, लेकिन वो भी एक तरह से जीवन दान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुँ, ये कहा जाता है कि अगर टीएन शेषन आज होते तो भारतीय जनता पार्टी पार्टी के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। खैर, वो एक अलग इशू है। इस इशू पे आता हूं। तारीख पर तारीख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया जाता रहा। अब हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर से 2 खबर आई है। एक खबर जो बाकायदा प्रेस रिलीज के रूप में, बयान के रूप में जारी हुई है, और दूसरी खबर जो उस खबर के पीछे की कहानी है। इन हुँ, दोनों खबरों के बारे में बताने से पहले थोड़ा-सा मैं अपने दर्शकों को, हालांकि हमने पहले भी कई बार बताया है कि किस तरह से तारीख पर तारीख मिलती चली गई। जेपी नड्डा, निश्चित तौर पर जेपी नड्डा का राजनीतिक, अगर आप कद कहें तो उनका कद कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, उस जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे, वो कुर्सी बहुत ज्यादा मायने रखती है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महासचिव इन दोनों को जाना होता है परंपरा के तौर पर। उसके बारे में बताऊंगा आगे में कि किस तरह की मीटिंग है, कितने लोग, 1500 के लगभग लोग उस बैठक में शामिल होंगे, कौन-कौन से संगठन आएंगे, ये तमाम चीजें मैं रखूंगा, किस तरह की रिपोर्टिंग होगी ये भी बताऊंगा। लेकिन उस बैठक से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह दिया कि भैया अब कोई तारीख नहीं चाहिए, अब चेहरा हुँ, बता दो, नड्डा की जगह हुँ, पर कौन? नड्डा हुँ, अब हमें मंजूर नहीं। और कैसे संघ इस बात से आजीज आ गया कि जनवरी 2020 में जेपी नड्डा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। संघ ने कहा नया अध्यक्ष चुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले तो बीजेपी ने, गुजराती लॉबी ने कहा कि सवा साल बाद जो लोकसभा का चुनाव होना है, अगर अध्यक्ष बदलेंगे तो उसमें कुछ दिक्कतें होंगी, तो उसको टाल दिया गया। जून 2024 यानी लोकसभा चुनाव के समापन तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कायदे से 1 जुलाई से भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड हुँ, कार्यकाल 30 जून को 2024 को खत्म हो गया था। उसके बाद ये कहा गया कि सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के चुनाव होंगे, क्योंकि पार्टी के संविधान के मुताबिक आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, संगठन का चुनाव होना चाहिए, तो दिसंबर की डेडलाइन दी गई। उसके बाद कहा गया कि नहीं इसमें समय लगेगा, तो जनवरी के पहले सप्ताह की डेडलाइन दी गई। फिर कहा गया कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक हम कर लेंगे। फिर फरवरी की हुँ, डेडलाइन आई, फरवरी के आखिर की डेडलाइन आई और अभी कुछ दिन पहले बाकायदा देश के एक अंग्रेजी अखबार में ये खबर छपवा दी गई कि नहीं अब तो 1 महीने का समय लगेगा। हुँ, तो संघ जिसका इंतजार कर रहा था, संघ अपनी जिस बैठक को करने जा रहा था, अब संघ ने एक तरह से सीधा-सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि अब कोई इंतजार नहीं करेंगे, हमने अपनी बैठक की तारीख तय कर दी है, 21 मार्च से 23 मार्च तक यानी 3 दिनों तक। हुँ, संघ की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है, उसकी बैठक होगी कर्नाटक के बेंगलुरु में। और ये संघ की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है ना आशीष जी, ये हुँ, सबसे महत्वपूर्ण बैठक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिहाज से। और ये क्यों कहा गया? पहले संघ को ये कहा गया था कि होली तक हम अनाउंस कर देंगे। होली तक अनाउंस कर देंगे तो संघ ने कहा ठीक है, संघ ने अपनी बैठक को टाला आशीष जी। हुँ, संघ ने आम तौर पर अपनी बैठकों को वो टालता नहीं है, लेकिन मैं दर्शकों को बताता हूं कि किस तरह से टाला। इस बार का मैंने बता दिया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21 मार्च से शुरू होनी है। 21, 22, 23 3 दिन ये बैठक होनी है, कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रही है। तारीख पर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि तारीख पर गौर करें। इससे पहले 2024 में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। हुँ, उससे भी पहले 2023 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी हरियाणा के सोनीपत में। 2024 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी। हुँ, 2023 में हरियाणा के सोनीपत में हुई थी। तारीख क्या था? 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च। हुँ, उससे पहले 2022 में कर्नावती में बैठक हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की। तारीख क्या थी? 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च। यानी हुँ, 22 में 11 से 13 मार्च के बीच में, 23 में 12 से 14 मार्च के बीच में, 24 में 15 से 17 मार्च के बीच में और इस बार 21 से 23 मार्च के बीच में। और ये हुँ, तारीख इसलिए रखी गई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिरी तौर पर उनको बताया गया था कि हम 14 मार्च से पहले-पहले अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर लेंगे। लेकिन जब कुछ दिन पहले अखबार में ये खबर छपी कि 1 महीने का समय लगेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी बैठक का टाइम तय कर लिया, तमाम संगठनों को न्योता भेज दिया, भारतीय जनता पार्टी समेत और आज आधिकारिक रूप से बयान जारी कर बता दिया कि 21 मार्च से 23 मार्च के बीच में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी। अब इस बैठक का महत्व मैं आपको बता देता हूं। ये बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में होती है। हुँ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विभिन्न 34 के लगभग संगठन है आशीष जी। 34 के हुँ, लगभग संगठन है, जिसका एक पार्ट भारतीय जनता पार्टी भी है, एक हिस्सा विश्व हिंदू परिषद भी है। अन्य हिस्सों की बात करें तो किसान से जुड़े संगठन है, व्यापार से जुड़े संगठन है, अर्थव्यवस्था से जुड़े संगठन है, वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े संगठन है, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन है। इन तमाम संगठनों को मिला के 34 के लगभग संगठन है, जो जिसके प्रतिनिधि इस बैठक में आते हैं भारतीय जनता पार्टी समेत और इस बैठक में इन तमाम संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और राष्ट्रीय संगठन महासचिव जाते हैं, जो कि डेपुटेशन पे आरएसएस के द्वारा भेजे गए होते हैं। भारतीय हुँ, जनता पार्टी में बीएल संतोष डेपुटेशन पर आरएसएस की तरफ से आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है। कायदे से राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के पास न्योता पहुंच गया है, उनको और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना है। फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पेच फंसा दिया कि जेपी नड्डा जी जाएंगे। संघ ने कह दिया नहीं चाहिए। संघ ने कह दिया नो एंट्री।
इससे ज़्यादा हम आपको तारीख नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा हम इस मसले को नहीं टाल सकते। भारतीय जी, जनता पार्टी को आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण चुनाव में जाना है, बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना है, केरल जैसे राज्य में चुनाव लड़ना है, जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी ज़मीन मजबूत करनी है, अगले साल वहाँ पे चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत मजबूत करनी है। मोहन भागवत हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी गए थे, तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया 21 मार्च से हमारी बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसएस से जुड़े 34 विभिन्न संगठनों के 1480 प्रतिनिधियों को शामिल होना है देश भर से, और हर संगठन के नेता को, यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जो भी नए अध्यक्ष बनेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष की वहां रिपोर्टिंग होती है। इनको अपने कामकाज का ब्यौरा देना होता है कि पिछले 1 साल में इन्होंने क्या किया, आने वाले 1 साल में क्या-क्या करेंगे, जो चुनावी राज्य है उसमें क्या-क्या करेंगे, और उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से किस तरह की मदद चाहिए। तो इन 1480 प्रतिनिधियों वाली बड़ी बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अल्टीमेटम दे दिया, जेपी नड्डा नहीं चलेंगे, नया अध्यक्ष चुनिए 20 मार्च को, 20 मार्च तक चुनिए, और जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में शामिल होगा। तो फाइनल जी। अल्टीमेटम, और इसने गुजरात लॉबी में एक तरह से अब हड़कंप मचा दिया आशीष। तो लेकिन संतोष आप वक़्त देखिए, मैं वक़्त पर जब आप बता रहे थे तो मैं वही कैलकुलेट कर रहा था। वक़्त देखिए कि 20 तारीख तक का वक़्त है, 5 मार्च गुज़र गया, बीत गया। कुल मिला के 14-15 दिन है। 14-15 दिन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चुनौती है, बिहार तो गए वहाँ पे फ़ॉर्मेलिटी थी, दिलीप जायसवाल को निपटा करके फिर से अध्यक्ष बना करके खट्टर लौट आए। अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के अलावा और भी राज्य अभी बचे हुए हैं, आपके पास पूरा डिटेल होगा उसका। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बचे हैं, जहाँ अभी राज्य में संगठन नहीं तैयार हुआ है। बिना उसके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है फैसला, अगर वो औपचारिकता भी सही मान लिया, हम कह रहे हैं फॉर्मेलिटी सही, वो तय तो शाह मोदी को करना है या संघ को करना है। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। कहते हैं ना, भारत में एक बहुत मशहूर कहावत है, कागज़ का पेट कागज़ से ही भरता है, या अक्सर अफ़सर कहते हैं। भ्रष्ट अफ़सर अक्सर कहते हैं कि भई कुछ बिल्कुल। भी करो लेकिन कागज़ का पेट कागज़ से भरता है, तो कागज़ वाली फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। तो वैसे ही कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची आप सोचो ना, कितने स्टेप बचे हैं। पहले जिलाध्यक्ष होगा, जिलाध्यक्ष जब सारे फाइनल हो जाएँगे, तब प्रदेश अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा तब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आएगी। अभी जिलाध्यक्ष की सूची नहीं फाइनल हुई है संतोष, फिर कैसे होगा काम? कैसे देखिए आशीष जी, राष्ट्रीय मेरी जो हुँ, जानकारी है, पार्टी का संविधान ये कहता है कि आधे राज्यों में अगर संगठन का चुनाव हो जाए, यानी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, ये पार्टी का संविधान कहता है। हुँ, 12 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, बिहार जोड़ दिया जाए तो अगर मेरा आंकड़ा सही है तो 13 राज्य हो गए, कि 13 राज्यों में हुँ, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। अब हुँ, इनको किसी 5 राज्य में हुँ, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, और मेरे पास जो जानकारी है कि तकरीबन 6 से 7 राज्यों में बाकायदा सारा सिस्टम तैयार है, नॉमिनेशन फॉर्म भी तैयार है, सिर्फ उसमें पेन से नाम भरना है, कोई निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करना है, वो जाएगा और औपचारिक रूप से घोषणा कर देगा। ये सब हुँ, तैयार है, और ये सब कोई आज तैयार नहीं है आशीष जी। 1-2 राज्यों में हुँ, ज़रूर पेच फँसा हुआ है, नहीं तो लगभग-लगभग ज़्यादातर राज्यों में ये फरवरी के आखिरी दिनों में ही, फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही ये सब कुछ तैयार है। लेकिन बार-बार ये तारीख पर तारीख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुहर नहीं लगा रहा है। तो ये उसको हुँ, टालने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस भी बखूबी इस बात को समझता है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, जो स्वयंसेवक है, मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी हुँ, खुद स्वयंसेवक रहे हुए हैं, हालाँकि अब वो नहीं मान रहे हैं अगर आरएसएस की बात। तो ये तमाम चीज़ें आरएसएस के पास है। लेकिन चूँकि आरएसएस एक तरह से एक फ्रंट नहीं खोलना चाहता था, लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो इसको थोड़ा-सा दबा कर चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक बात तो तय है कि केंद्र में उनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी उनके एजेंडे को लागू कर रहे हैं। हालाँकि वो संघ के एजेंडे पर पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं, संघ की बात को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी को गुजराती लॉबी वाली पार्टी एक तरह से उन्होंने बना दिया। ये तमाम चिंताएँ, ये तमाम दुःख, गुस्सा जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, लेकिन वो सीधी लड़ाई से बचना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मैं 2025 को विदाई का वर्ष मानता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया चाहे मोहन भागवत हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं। दोनों 75 वर्ष की आयु सीमा इस वर्ष में पूरी कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अब मोहन भागवत ने कहा कि ठीक है, ये आखिरी बैठक हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक के तौर पर मोहन भागवत की हो सकता है आशीष जी की आखिरी बैठक हो 2026 में कोई नया आरएसएस का चीफ हमें नजर आए, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो। तो अब ये हुँ। आरएसएस ने सोचा कि नहीं, जाते-जाते कम से कम वो प्रभाव तो दिखा दिया जाए कि जब मैं 2009 में आया था तो मैंने आडवाणी को उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी थी। अब कम से कम विदा ऐसे नेतृत्व के रूप में तो ना हो कि स्वयंसेवक कहे आने वाले वर्षों तक कि मोहन भागवत जी ने आरएसएस को बीजेपी के सामने झुका दिया था, सरेंडर कर दिया था। लेकिन फिर वही बात कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस अल्टीमेटम को मानेंगे? क्या इस अल्टीमेटम का मान रखेंगे? क्योंकि अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना है आशीष जी, तो 72 घंटे में वो 5 से 6 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवा सकते हैं और अगले 72 घंटों में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी करवा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तो पिछले साल ही उन्होंने प्रभारी और सह प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी थी। तो उसमें कोई बड़ा ज़्यादा समय नहीं सवाल लगना है। बड़ा सवाल ये है संतोष कि आपने कहा कि ये आखिरी बैठक संघ प्रमुख के रूप में हो सकती है, 26 में कोई हो सकता है और संघ प्रमुख हो। बड़ा सवाल मेरे मन में इसलिए आया, इसलिए मैं मुस्कुराया कि मोहन भागवत की पसंद से 21, 22, 23 तारीख में भाजपा का अध्यक्ष जाएगा या मोदी के पसंद से 2026 में संघ प्रमुख बनेगा। नहीं, ये ये बात मेरे बिल्कुल मन सही है में विचार कि अगर संघ आशीष जी प्रमुख हाँ, 21, पता 22, चला 23 मोदी ने में संघ प्रमुख नियुक्त किए कि अब संघ प्रमुख अगर मैं बनाऊँगा। 21, हुँ, 22, 23 में अगर मोहन भागवत की पसंद का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया, तो ये तय मानकर चलिए कि 2026 में जो आरएसएस के चीफ होंगे, वो फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजराती लॉबी के होंगे। इसमें कोई हुँ, दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने जब जेपी नड्डा के बयान को लेकर विवाद उठा था 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, उसके कुछ महीनों बाद ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई थी लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जब हुँ, उनसे पूछा, हम लोगों ने 4-5 लोग बैठे हुए थे, हमने हँस से पूछा कि आरएसएस से डेपुटेशन पर कोई स्वयंसेवक पिछले लंबे अरसे में नहीं आया। एक सबसे बड़े नेता राम माधव आए थे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाकर लाए गए थे, लेकिन हुँ, उनको बहुत ही अपमानजनक तरीके से राष्ट्रीय टीम से निकाल दिया गया। बाद में जब जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव हुए, तो उन्हें एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना दिया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा आशीष जी, जब एक ही नेता राम माधव हुँ, आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे और बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी थे। उसके अलावा, उनके अलावा जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, फिर राम माधव कहाँ है पता नहीं। राम माधव के अलावा पिछले कुछ वर्षों में आरएसएस से कोई बड़ा नेता डेपुटेशन पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं, अब तो दौर वो आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी से डेपुटेशन पर आरएसएस चीफ भेजे जाएंगे नागपुर मुख्यालय। तो हो सकता है वो भी देखने को मिल सकता है हमें 2026 से पहले। वही। अच्छा आखिर में आखिरी सवाल, ये चर्चा में जो तथ्य थे अब तक आ गए। आखिरी सवाल, ये जो चर्चा हो रही है 20, 21, 22 21, 22, 23 में नड्डा की जगह कोई और जाएगा। कौन जाएगा? कुछ है लेटेस्ट चर्चा? क्योंकि बड़े नाम आए गए, मैं पिछले करीब 10-11 महीनों से नाम आ रहे हैं। एक नाम तो ये भी एक बार मेरे सामने आया था नागपुर से ही, जिन्होंने अभी कहा कि भिखमंगों की फौज मत खड़ी करो। ये संघ के सूची में ये नाम भी था। शिवराज सिंह का भी था, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल का भी था, कहे भिखमंगों की फौज नहीं इकट्ठा करो, इनका भी था। वसुंधरा का नाम चल रहा था, अभय था, में सब बहुत कन्फ्यूजन है भाजपा के भीतर। डी पुरंदेश्वरी का नाम, एक तमिलनाडु की महिला नेत्री है जो है इनके महिला मोर्चे में, शाह के कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाई हैं, उनका भी नाम, नाम मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं भी रिकॉल कर रहा है, उनका नाम चल रहा है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भाजपा में वैसे भी नामों पर अटकल लगाना आजकल थोड़ा-सा रिस्की है, लेकिन फिर भी कौन हो सकता है 21, 22, 23 तारीख में नाम? देखिए आशीष जी, मैं इन नामों को एक-एक करके बताता हूँ।
कि जब 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया था? क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव में से कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। संघ ने मना कर दिया कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओबीसी हो, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, उसके बाद एक-एक करके कई नाम वो लाते चले गए। बाद में जब हुँ, अभी कुछ महीने पहले वो मनोहर लाल खट्टर का नाम लेकर आए, संघ ने सीधा-सीधा मना कर दिया कि नहीं हमें गुजराती लॉबी के प्रभाव वाला नहीं चाहिए। संघ की पसंद शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया, किसान हाँ, आंदोलन पर जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान संघ की लिस्ट में, संघ के पसंदीदा नेताओं की लिस्ट में नहीं थे। उसके बाद हुँ, कई तरह के नाम आए कि दक्षिण भारत से आ सकता है, उत्तर भारत से आ सकता है, पूर्वोत्तर से आ सकता है। दक्षिण भारत से कई नाम आए जैसे डी पुरंदेश्वरी की बात आप कर रहे हैं। एनटी रामाराव की बेटी हैं। हुँ। एनटी रामाराव साहब जिनकी टीडीपी की पार्टी को तोड़कर या छीनकर चंद्रबाबू नायडू सत्ता हाँ, में हाँ, आए थे, तो समझाइए से चंद्रबाबू बताइए तब नायडू लोग समझेंगे। एनटी हाँ, रामाराव से नहीं समझेंगे, ऐसे बोलिए कि चंद्रबाबू नायडू की साली हैं, तब ज़्यादा बेहतर हाँ। लोग समझेंगे। तो हुँ, चंद्रबाबू नायडू आज की तारीख में 16 सांसदों के साथ मोदी सरकार को चला रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि उनके राज्य से और खास तौर से उनकी रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने क्योंकि इसका सीधा नकारात्मक असर आंध्र प्रदेश में उनकी राजनीति पर होना है। फिर आपने महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा का नाम लिया। तमिलनाडु की जो जमीन है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। हुँ, जब तक डीएमके एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक अलायंस के रूप में रहेगी, क्योंकि मैं तमिलनाडु का ज़िक्र करता हूँ, तो मैं न्यूज़ लॉन्चर के दर्शकों को बता दूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम करके कार्यक्रम शुरू किया था। हर साल वो शुरू किया था काशी से तमिलनाडु के लोगों को जोड़ने का क्योंकि शैव संप्रदाय के लोग बहुत ज़्यादा है और तमिलनाडु के लोगों का भगवान शिव के साथ एक अटूट रिश्ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और फिर उन्होंने ये तैयारी की थी कि वो कन्याकुमारी से खुद लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन अंतिम समय पर उन्हें लगा कि नहीं तमिलनाडु से जीत पाना संभव नहीं है क्योंकि हुँ, एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी के जो दोनों धड़े थे, उनको वो एक तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। डीएमके एक तरह से वॉक ओवर देने को तैयार नहीं था, तो नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री थी, जो चेन्नई के मार्केट में सब्जी खरीदते हुए दिखी थी आपको एक सामान्य हुँ, महिला के तौर पर, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अंतिम समय पर ये कहते हुए वो पलट गई कि नहीं मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ सकूं, ये देश की वित्त मंत्री कह रही थी, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो इन दोनों राज्यों में पेच फंसा हुआ है। केरल की बात करें तो केरल अभी भी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच का गठ फंसा हुआ है। दक्षिण भारत की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इनके पास कोई उस तरह का राज्य नहीं है जहां से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर वहां आप चुनावी जीत हासिल कर सके। एक राज्य है कर्नाटक। कांग्रेस की सरकार है, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया की लड़ाई चल रही है। प्रहलाद जोशी उसमें से एक नाम निकल कर सामने आ रहे हैं कि प्रहलाद जोशी कर्नाटक से है। संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, तमाम राजनीतिक दलों से अच्छे रिश्ते हैं, पार्टी के कामकाज के तौर तरीकों को वो अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन उनके साथ फिर सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही चला जाता है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र माने जाते हैं। तो हुँ, संघ इस पे कितना ज़्यादा भरोसा कर पाएगा? एक नाम हमें और देखना होगा जिस नाम पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है रघुवर दास। हुँ, जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया था। हुँ, विधानसभा चुनाव के दौरान वो बड़ा-सा फाइलों का एक पुलिंदा लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे, जबकि वो उड़ीसा के राज्यपाल थे। और नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें आई थी कि बड़े आराम से वो पेज पलट के एक-एक पेज पढ़ रहे थे। कई सारी उसमें रिपोर्ट की बात कही जा रही थी। हुँ, अचानक वो राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर वापस झारखंड की उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर झारखंड की सक्रिय राजनीति में पहुंच गए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को चूँकि लंबे समय से कवर करता हूँ, तो रघुवर दास झारखंड के अचानक से मुख्यमंत्री बनकर उभर आए थे। कि आदिवासी राज्य में रघुवर दास किस तरह से निकल के आए, तो आप उस उनको रूल आउट नहीं कर सकते। देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा नाम थे, लेकिन चूँकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो फिर उनके नाम पर फिलहाल आज की तारीख में विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता। लेकिन 4 चीज़ें संघ की तरफ से जो कहा गया है, देखिए बार-बार ये परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो नाम रख रहे हैं, संघ उनको किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से कैंसल करता जा रहा है, मना करता जा रहा है। संघ को जेपी नड्डा की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का यस मैन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त संघ की ये है कि गुजराती लॉबी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। तीसरी शर्त है दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव और सक्रिय नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त है कि न केवल संघ उनको पसंद करे, बल्कि उन्हें मिलनसार होना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात करते रहना चाहिए और पार्टी के कैडर की अगर कोई समस्या है तो उनमें
नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर, अमित शाह के सामने खड़े होकर अपनी बात रखने की हिम्मत होनी चाहिए, जो जेपी नड्डा नहीं कर पा हुँ। रहे हैं। तो इन सारी कैटेगरी पे अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लेंगे, तो फिर पार्टी मुख्यालय में एक ऐसा शख्स बैठ जाएगा जो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा, अमित शाह से सवाल पूछेगा। 240 सांसद है, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू पर सरकार टिकी हुई है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए अस्तित्व का सवाल है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उनकी साख, उनकी इज्जत या मोहन भागवत के लिए विदाई से पहले अपनी ताकत दिखाने का सवाल बन गया है आशीष जी। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन ऐसा नाम मुझे लगता नहीं है कोई भी हो, चाहे संघ झुके, मोदी शाह के झुकने को मुझे पता नहीं क्यों लगता है सब झुकेंगे नहीं, संघ ही मुझे लगता है आखिरकार घुटने टेकेगा। इसलिए लगता है क्योंकि कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता है कि जो मोदी शाह के प्रभाव से अलग होके उनसे सवाल पूछ पाए। भारतीय जनता पार्टी में सबसे सौम्य नेता के रूप में जो बाहर लोग देखते हैं, जब जानते हैं और चर्चा करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। कुशाभाऊ ठाकरे को अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हजम कर पा रहे थे, टकराव हो गया था। कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो कुशाभाऊ ठाकरे ने जब संगठन को सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया, वज़न उसका बताने लगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी को हजम नहीं हुआ था। उसमें कई लोगों को बीच मतलब कई लोगों को मध्यस्थता करनी पड़ी थी। और दोनों और ये तब हुआ था जब दोनों एक बल के नेता थे, यानी एक बराबर के नेता थे। कुशाभाऊ भी बहुत पुराने, अब लोग अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, बीजेपी के 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, इस नारे को जिन लोगों ने लगाया है उनको पता है 3 ही नेता थे। नहीं, उसी बलंग के, उसी बल के, उसी कद के नेता थे कुशाभाऊ भी। लेकिन कुशाभाऊ को भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे कौन? जिन्हें भाजपा का सबसे ऑल टाइम सबसे विनम्र और सौम्य चेहरा माना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस दौर में मोदी से कौन सवाल पूछेगा और संगठन की कौन ताकत बताएगा? इसमें बड़े सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और जब इतने नामों को संघ खारिज कर रहा है, तो बात ये भी आएगी अगली चर्चा में, हम इस बात को कोशिश करेंगे कि संतोष इसको निकालें कि संघ भी कुछ अपने नाम रख दे। नहीं तो ऐसे ही ये मोदी शाह कहेंगे ये, कहेंगे नहीं भाई ये। मोदी शाह कौन-सा ऐसा नाम चुन के लाएँगे, आप कभी कल्पना कर सकते कि मोदी शाह ऐसा नाम चुन के लाएँ कि नहीं, वो उनसे सवाल पूछ ले। ऐसा मुख्यमंत्री तो बनाते नहीं है कि जो उनके सामने खड़ा हो जाए, बराबर में आके हाथ मिला ले। ऐसा तो भी हाथ मिलाने में हाथ कहाँ जाए, ऐसा तो मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो वो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे सुझाव दे देंगे कि उनसे सवाल पूछ ले, उनके समानांतर खड़ा हो जाए। इसमें संघ, दरअसल संघ के साथ ये है कि संघ सत्ता की मलाई मिल रही है लगातार, स्वाद आ रहा है, सत्ता का सुख भोग रहा है संघ। तो संघ भी बटा हुआ है। संघ में बहुत बड़े नेता 1-2 हैं, जो मोदी और शाह के तरफदार हो चुके हैं। मोदी और शाह के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। उनमें से एक आध तो संघ के वो बड़े नेता हैं, जिन्होंने गडकरी को भी निपटाया था। अब नाम उनका नहीं लेंगे, लेकिन गडकरी को भी निपटाया था। उस संघ के 1-2 बहुत बड़े नेता हैं। तो संघ खुद विभाजित हो चुका है। संघ कन्फ्यूज है कि हम मोदी से अगर मोर्चा ले लिए खुलेआम, कभी कभी संघ ने कोई लड़ाई खुलेआम नहीं लड़ी है। संघ हमेशा पर्दे के पीछे से लड़ता है। तो खुलेआम लड़ने में अब जब अस्तित्व का सवाल है तो भी डर लग रहा है कि खुलेआम लड़ लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर खुलेआम हार जाएं और फिर हमेशा के लिए संघ का प्रमुख तय करके आए वहां से, मोदी जी के यहाँ से, गुजरात लॉबी से। बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ये विषय 1 घंटे का मांगता है। 2-3 लोगों भाव भी हों, नागपुर से लौटे हों, संतोष हों, हम लोग बैठे तो 1 घंटे का लंबी चर्चा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम लेकर आए संतोष के जरिए आप तक। फिर आएँगे, कोई अपडेट खबर होगी तो न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद संतोष, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।